दोस्तों, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं, जहां पर राज्य सरकार अपना काम कर रही है और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा था कि गोरखा समुदाय के लोग अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से अलग होकर गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। अब इसमें केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने गोरखाओं की मांग को देखते हुए, गोरखालैंड की मांग को देखते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी है पंकज कुमार सिंह, उनको वहां पर वार्ताकार के तौर पर नियुक्त किया है। अब इसके लिए ममता बनर्जी सरकार केंद्र से चिड़ी हुई है। बाकायदा उन्होंने मोदी जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर ये कहा है कि हमारे राज्य को क्या अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या हमसे सलाह भी नहीं ली जाएगी? आप एक तरफा केंद्र को राज्य के ऊपर थोपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पहला विवाद तो पहले से ही ये चल रहा है। अब दूसरा विवाद एसआईआर को लेकर है। जब से चुनाव आयुक्त ने एसआईआर की प्रक्रिया चालू की है, उसमें बंगाल सरकार काफ़ी चिंतित है, उसमें ममता बनर्जी काफ़ी चिड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो बंगाल में माइग्रेंट्स बसे हुए हैं, इनलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है, क्योंकि मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कई मतदाता या पहचान पत्र हैं, कई वोटर आईडी है, और साथ ही जो अवैध बांग्लादेशी है उनको लेकर भी विवाद पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जो ममता बनर्जी के वोटर हैं या फिर अवैध बांग्लादेशी हैं जिनको वहाँ पर शरण दी जा रही है या वहाँ पर इल्लीगल रूप से बंगाल में बसे हुए हैं, वो वापस बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ममता सरकार वैसे ही चिंतित है। अब तीसरा विवाद एक और पैदा हो गया है, उसमें यह है, पिछले दिनों एनसीबीसी ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जो केंद्र की ओबीसी की लिस्ट है, उस ओबीसी लिस्ट में क्या हुआ है, उस ओबीसी लिस्ट में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। उसमें यह देखने को मिला है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, कि जैसे ओबीसी के मानदंडों में ये कहा गया है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो अगर पिछड़े हुए हैं तो उनको ओबीसी के अंदर रखा जाएगा, अगर वो पिछड़े हुए नहीं हैं तो उनको ओबीसी के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ कि 35 लगभग ऐसी जातियाँ थी जिनको ओबीसी में शामिल किया गया था, ओबीसी आरक्षण उनको दिया गया था। अब उन 35 जातियों को ओबीसी आरक्षण से बाहर निकालने के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इन जातियों को इनलीगल तरीके से ओबीसी के अंदर रखा गया है, इनको बाहर किया जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो वो 35 जातियां हैं वो लगभग सभी मुस्लिम जातियां हैं जिनको ओबीसी के अंदर रखा गया था। अब ये विवाद काफ़ी गहराता जा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र के अलग पक्ष हैं, राज्य के अलग पक्ष हैं। खबर ये निकलती है कि बंगाल की ओबीसी सूची से 35 समुदायों को हटाने की सिफारिश की है, जिसकी वजह से ओबीसी से उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब और भी खबर हमको देखने को मिल रही है कि जैसे द हिंदू में कहा गया था कि एनसीबीसी रिकमेंडेशन एक्सक्लूजन ऑफ 35 कम्युनिटीज़। अब ये 35 कम्युनिटीज़ बंगाल से हैं और मुस्लिम समुदाय से हैं। इसमें कुल टोटल तो 37 कम्युनिटीज़ थी जो 2014 से पहले ओबीसी में शामिल की गई थी, लगभग 2010 और 11 में, 2010 और 11 में यह रिपोर्ट आई थी, और उसमें एनसीबीसी की सिफारिश के आधार पर ही इन जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था। अब इसका क्या आधार है उसको देखते हैं कि पहले क्या था। 2014 से पहले तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय इन जातियों को शामिल कर लिया गया था, जबकि एनसीबीसी की सिफारिश थी। अब एनसीबीसी ये कह रही है कि उनको गलत आधार पर शामिल किया गया है, पहले तो शामिल कर लिया गया। तो इसमें हमें यह देखने को मिलता है, दोस्तों सोचो आप, पहले जब क्या ये एजेंसी हैं, हमारे सरकार के जो आयोग हैं, वो क्या सत्तारूढ़ सरकार के अधीन रहते हैं या फिर स्वतंत्र रहते हैं, या फिर जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो उनको शामिल कर लिया गया, अब या फिर जैसे बीजेपी की सरकार चल रही है और बंगाल में चुनाव आ गए हैं तो उनको बाहर करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि क्या ये सत्तारूढ़ सरकार के कठपुतली होती हैं ये आयोग, या फिर इनके इशारे पर काम करती हैं? क्योंकि दोस्तों जब 2010-11 में शामिल किया गया था तो कोई भी आधार, कोई भी वैधानिक आधार, ना कोई वैज्ञानिक अध्ययन इन जातियों के ऊपर किया गया था, कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था, केवल धर्म के आधार पर शामिल कर लिया गया था। अब धर्म के आधार पर शामिल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 में यह कहा गया है कि आरक्षण उसी आधार पर किया जाएगा जो समाज या जो जाति किस आधार पर पिछड़ी हुई हो, जो सामाजिक आधार पर पिछड़ी हुई हो या फिर शैक्षणिक आधार पर
पिछड़ी हुई है, उन्हीं को ही ओबीसी में शामिल किया जाएगा। अब ओबीसी की 2 लिस्ट निकलती हैं, जैसे हमारी जातियों की 2 लिस्ट निकलती है। एक तो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र बनता है, एक हमारा राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो ओबीसी की 2 लिस्ट होती हैं, केंद्र सरकार में अलग से और राज्य सरकार में अलग से। जैसे हम किसी भी जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर 2 तरीके की जाति मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले केंद्र की नौकरी है तो केंद्र का जाति मांगा जाएगा, और राज्य की नौकरी है तो राज्य का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो 2 लिस्ट बनती है, एक तो केंद्र की ओबीसी की लिस्ट बनती है, एक राज्य की ओबीसी की लिस्ट बनती है। तो दोस्तों उस समय क्या किया गया था, इन 35 जातियों को, जो 37 टोटल शामिल की गई थी, उनमें से 35 जो मुस्लिम समुदाय की थी, उन सबको क्या किया गया था, धर्म के आधार पर शामिल किया गया था। अब लफड़ा ये हो गया कि धर्म के आधार पर शामिल किया गया, तो ऐसा क्यों किया गया? क्या उस समय जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, क्या उसको पता नहीं था कि ये करना गलत है? तो पहले ही क्यों शामिल किया गया? अगर उनको पहले ही शामिल कर लिया गया तो अब इनको क्यों उठा गया है? अब भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये कह रहा है कि ये जातियां ओबीसी के मानदंडों को पूरा नहीं करती। अब दोस्तों इसमें सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र इसे ज़बरदस्ती थोप रहा है, या फिर राज्य सरकार ने पहले इसे अपने दम पर केंद्र सरकार से ज़बरदस्ती इसे लागू करवाया था। अब इनमें मुस्लिम समुदाय थे, इनमें जैसे बहुत सारी जातियां हैं, मोमिन, जुला, शेख, सैयद, पठान, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो मुस्लिम समुदाय से आती है। अब इन सभी समुदायों को, मुस्लिम समुदायों को लगभग 35 जातियां हैं जिनको हटाने की मांग लगभग चल रही है। अब दोस्तों इसमें आरोप यह था कि पिछले कई वर्षों में ओबीसी सूची का विस्तार सामाजिक आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक आधार पर किया गया है। इसी समीक्षा के दौरान सुझाव दिया गया कि लगभग 35 मुस्लिम समुदायों को दोबारा जांच के बाद सूची से हटाया जाए या उनकी स्थिति बदली जाए। यही बात अब राज्य की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गई है। अब इससे पश्चिम बंगाल सरकार भी काफ़ी चिंतित है। अब इससे होगा ये कि पश्चिम बंगाल सरकार इनका समर्थन कर रही थी, या फिर जैसे SIR में हम देखें तो ममता बनर्जी की सरकार जो इनलीगल माइग्रेंट्स थे, बांग्लादेश से आए थे, उनका भी समर्थन कर रही थी। जिसकी वजह से अब क्या दिक्कत आ रही है कि इन समुदाय को हटाने का मतलब यह है कि इन्हें ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे 2011 के बाद जैसे केंद्र से के जाति के जो भी सर्टिफिकेट बने थे उनको अमान्य कर दिया जाएगा, या फिर जो सरकारी नौकरियों में इनको जो आरक्षण मिला था उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। शिक्षा और नौकरी में आरक्षित सीटों तक पहुँच घट सकती है। यह फैसला राज्य की सामाजिक इंजीनियरिंग को सीधे प्रभावित कर सकता है। अब सरकार की ओर से क्या तर्क है और विपक्ष की ओर से क्या तर्क है, इसको भी हमें समझना होगा। सरकार की ओर से तर्क है कि ओबीसी सूची को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के मानकों के आधार पर दोबारा व्यवस्थित करना जरूरी है। विपक्ष की ओर से यह आरोप है कि यह कदम राजनीतिक है और इससे लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या यह दोनों ही सरकार की सोची समझी साजिश है, जैसे 2010, 11, 12 में किया गया था, जब इन 35-37 जातियों को बिना किसी आधार पर ओबीसी में शामिल कर लिया गया था, या फिर अब केंद्र सरकार की साजिश है जो इनको वापस हटाने की बात की जा रही है? क्या यह वोट बैंक का आधार है? आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।